नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी देने आई हूँ। आप सभी द्वारा प्राय यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैडम प्लीज़ एक बार आप पाठ्यक्रम के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो उसी के क्रम में आप सभी को आज मैं पुनः एक समग्र वीडियो के माध्यम से इसमें पाठ्यक्रम के संबंध में भी तमाम जानकारी देने वाली हूँ, जो कि आप सभी युवा प्रतिभावान साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम की जानकारी के माध्यम से आप इस परीक्षा में अवश्य ही सफल भी होंगे। तो साथियों, पहले आरंभ करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी से संबंधित होगा और दोनों प्रश्न पत्र आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अर्थात आपको हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और जो सही उत्तर होगा उस विकल्प पर आपको टिक करना होगा। ठीक, तो आइए जानते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, उसमें किन किन विषयों का समायोजन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से साथियों, प्रारंभिक परीक्षा का जो जनरल स्टडीज़ है, ये देखिए RO PT, ओके। प्रथम प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन, और इसमें कुल आपके 140 प्रश्न होंगे और समय इसके लिए आपको 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, समय 2 घंटे आपको मिलेंगे और इस 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन को करने होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य बौद्धिक जागरूकता और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम जानते हैं कि हर एक विषय की तैयारी हम कैसे करें और किस विषय से सबसे ज़्यादा वेटेज परीक्षा में दी जाती है। तो आप ये देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो होता है साथियों करेंट अफेयर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है करेंट अफेयर से, तो आप अवश्य ही करेंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में करेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे बेहतर विकल्प है प्रतियोगिता दर्पण, जो मासिक आता है उसको आप ज़रूर पढ़िए। ठीक, प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक आता है उसको आप ज़रूर पढ़िए और प्रतियोगिता दर्पण में भी आपको क्या पढ़ना है, आपको ये मैं अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि समसामयिक को कैसे हम पढ़ें, क्योंकि इस वीडियो की यदि मैं एक एक बताना शुरू कर दूं तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित भी हो जाएंगे। इस वजह से मैं उन पुस्तकों के बारे में बता रही हूँ जिसके लिए आपको काफ़ी मतलब कि आपको लाभ मिलेगा। फिर अलग अलग वीडियो में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाएगा कि किस विषय पर किन किन पुस्तकों का आप अध्ययन करें और कैसे अध्ययन करें, क्योंकि देखिए एक ही पुस्तक को सभी पढ़ते हैं लेकिन पास कुछ ही लोग होते हैं, तो दृष्टिकोण आपके सफलता में वरदान साबित होता है। तो आपको पहले बता दूं, करेंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे प्लस घटना चक्र का एक दृष्टि आता है। ठीक है, घटना चक्र का दृष्टि पत्रिका आती है वार्षिकी, जिसमें पॉइंट करेंट का दिया गया होता है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तीसरी जो पत्रिका मैं बताने वाली वो है प्रतियोगिता दर्पण का ही अर्धवार्षिकी आता है करेंट पे। ठीक है, तो अर्धवार्षिकी दोनों आप ले लेंगे तो उसको ज़रूर आप पढ़ेंगे। और फिर अब ये सवाल बनता है कि कितने साल का हम करेंट से कवर करें, तो आपको बता दूं जब भी परीक्षा हो तो आप 1 साल का जो पत्रिका होगा, ठीक है, मासिक पत्रिका, उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे
और सेफ साइड के लिए आप 1.5 साल की पत्रिका को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 1 साल का होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जैसे जैसे करीब एग्ज़ाम होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जो 6 महीने का मासिक पत्रिका होती है उन्हें तो आप ज़रूर पूरा का पूरा रट लीजिएगा। ठीक, तो ये आपको हम करंट का बता दिया। अब जो दूसरा मेन पोर्शन है वो आता है भारतीय इतिहास पे। ठीक है, भारतीय इतिहास पे, भारतीय इतिहास से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, और भारतीय इतिहास में भी आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। अब ये आप सोचेंगे कि भारतीय इतिहास को कवर करने के लिए किन किन पुस्तकों का अध्ययन करें, तो साथियों इसके लिए आप बस NCERT का पढ़ लीजिए 10, 11 और 12 का, वो सफिशियंट होगा। प्लस आधुनिक भारत के इतिहास पर क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा आता है और कहाँ कहाँ से पूछ दे ये भी संभावना पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत लेंदी होता है हिस्ट्री। इस वजह से बिपिन चंद्र आपको प्रत्येक दशा में आधुनिक भारत के लिए पढ़ना ही होगा। तो बिपिन चंद्र अवश्य ही आप पढ़ेंगे, और बहुत जल्द मेरे द्वारा आप सभी को 1 अगस्त से भारतीय इतिहास पर मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं। और ख़ास बात है कि मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन ना आए, और सारे उन तथ्यों को शामिल कर रही हूँ जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैं इसको आधुनिक भारत के इतिहास से आरंभ कर रही हूँ, ताकि आपका परीक्षा नज़दीक आए तो आप कम से कम उस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो आप अवश्य ही मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का आप अध्ययन जरूर करेंगे। अब हम आते हैं जो दूसरा है पोर्शन, वो है साथियों आपका भारत और विश्व का भूगोल। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप ये सोचेंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इससे आपका जो कृषि हो जाता है, जनगणना हो जाता है, ये सब इसी में आ जाते हैं। साथ में भौगोलिक जो मानचित्रावली होती है इससे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाती हैं। भूगोल में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भूगोल में भी लगभग जितने भी भूगोल के क्वेश्चन पूछे उसमें 60% मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा आप सभी को टेस्ट सीरीज जो भूगोल विषय पर आरंभ किया जा रहा है वो विश्व भूगोल से ही आरंभ किया जा रहा है, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके। तो आप अवश्य उसको भी देखिएगा। तो आप ये देख लिए भारत एवं विश्व का भूगोल। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको DD बसु, बेयर एक्ट और भारतीय संसद सुभाष कश्यप का जरूर पढ़ना होगा। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए आप मात्र 3 किताब पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला किताब हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है, ठीक, उसको तो आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। दूसरा जो मैं बताने वाली हूँ वो है घटना चक्र का जो आंकड़े आते हैं, किताब के पतले से मैगज़ीन आता है आंकड़े के रूप में, उसे आप पढ़ेंगे। और यदि आपके पास समय है तो आप ज़रूर से ज़रूर आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मात्र वो उसमें आंकड़े नहीं दिए गए रहते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे उसमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अवश्य ही उसको पढ़ेंगे तो कम से कम आपके लेखन शैली का भी विकास होगा, और निबंध के जो लेखन शैली उसमें भी आपका गुणात्मक संवर्धन होगा। तो साथियों आप सभी को मैं बताऊंगी कि आप जरूर ही आर्थिक सर्वेक्षण को भी आप पढ़ें। अब हम आते हैं भारतीय कृषि और पर्यावरण, उत्तर प्रदेश और जनगणना। इन चारों के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि भारतीय कृषि से लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं, पर्यावरण से 5 क्वेश्चन बनेंगे, उत्तर प्रदेश से लगभग 7 और 10 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं, और जनगणना से भी आपका लगभग यही रेशियो रहता है 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वाणी का जो परीक्षा वाणी का जो आता है तो वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए स्पेशल मैं क्लास भी ली हूँ और दिखाई भी हूँ उस पुस्तक को, तो आप ज़रूर ही वाणी का लेंगे इससे कवर करने के लिए। परीक्षा वाणी का वो काफ़ी बेहतर है, और ख़ास तौर पे उसके जो बॉक्स है उसको तो आप पूरा रट लीजिएगा।
इसके अलावा साथियों, सामान्य बौद्धिक जागरूकता और गणित के लिए आप क्या करिए, हाई स्कूल लेवल का जो भी गणित के क्वेश्चन है, जो भी आपके आसपास कोई भी पुस्तक मौजूद हो, जो भी बढ़िया हो, एनसीईआरटी लेवल का, हाई स्कूल लेवल का, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और साथ में आप पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं सामान्य बौद्धिक जागरूकता और गणित का, उसको तो आप ज़रूर ही अध्ययन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो सबसे मजबूत आधार है। क्योंकि उसी के आधार पे जो पूर्व में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब आप ये कहेंगे कि मैडम क्वेश्चन कैसे पहले हल करें, पहले हम गणित का क्वेश्चन करें कि सामान्य अध्ययन से जो अन्य जो विषय जुड़े उनसे। तो साथियों, मैं आप सभी को बताऊंगी, सफलता के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन सा टफ क्वेश्चन इसमें अटेंड किए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के समान अंक होते हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको बता रही हूँ, सफलता के लिए यह मायने नहीं रखता है कि किस विषय से संबंधित क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। इसलिए आप सभी को मेरा पर्सनली राय है कि सबसे पहले आप सामान्य अध्ययन से रिलेटेड इन सभी पोर्शनों को पहले कर लें। लास्ट में आप अपने लिए इस सामान्य बौद्धिक जागरूकता गणित वाले क्वेश्चन को करें, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जो हमारे साथी होते हैं वो सामान्य बौद्धिक जागरूकता और गणित के क्वेश्चन हल करने में इतना अपना समय व्यतीत कर देते हैं कि लास्ट में वो अन्य पोर्शन के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो हमारी सीट को ऐसे ही गोल गोल भर देते हैं। जबकि यदि वो थोड़ा सा पढ़ते तो उस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। प्रायः आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर सुने होंगे कि अरे यार, ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन समय नहीं था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम गणित को ही हल करने में लग गया। तो आप वह न बने। मैं चाहती हूँ कि यदि आप इस YouTube चैनल को नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो आप अवश्य ही सफल हो, और जो भी सही मार्गदर्शन होगा वो मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी सफल हो। और आप यदि सतत परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल होंगे ही होंगे साथियों। तो आप ज़रूर सबसे पहले जितने भी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, जनगणना, करंट अफेयर, इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब मुझे पेपर मिलता था तो मैं सबसे पहले 2 से 3 बार रोल नंबर अपना मिला लेती थी कि रोल नंबर मैं ठीक से भरी हूँ ना, ताकि मैं दोबारा जल्दीबाजी में कोई गलत ना करूँ। ठीक, फिर उसके बाद मैं तुरंत जो क्वेश्चन होता था गणित को और रीजनिंग को छोड़ के जितने भी जीएस क्वेश्चन होते थे खटाखट पहले मैं उनको अटेम्प्ट करती थी। लास्ट में मुझे आराम से 30 to 40 मिनट मिल जाता था। ठीक है, फिर मैं इसी टाइम में 30 या 40 मिनट में मैं सामान्य बौद्धिक जागरूकता और गणित से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। और यह बात आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि चूँकि मेरे पास टेंशन उस समय नहीं होता था, मैं आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर देती थी। तो साथियों, इस जो नियम जो है, जो मैं बता रही हूँ, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ होगा। और आप सभी को बताना है कि मेरे द्वारा आप सभी को प्रत्येक शनिवार को टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम लाया जा रहा है, जो कि सुपर गेस्ट पेपर के ऊपर आधारित होगा। जी हाँ साथियों, आप सभी के हितों के संरक्षण के लिए, आप सभी को इस परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित आप सभी किस तरह अपने आप को सहजता महसूस करें, सुपर गेस्ट पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। प्रत्येक शनिवार को अवश्य ही आप उस पेपर को अटेंड करेंगे। और सामान्य अध्ययन से मैं शुरू कर रही हूँ, और सामान्य हिंदी, एक पेपर सामान्य अध्ययन से होगा और एक पेपर सामान्य हिंदी से होगा। और हर्ष की बात है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित मैं 2 विषय का टेस्ट सीरीज ला रही हूँ, भारतीय इतिहास, और जो कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास से आरंभ कर रही हूँ, और दूसरा आपको मैं भूगोल से भी आरंभ कर रही हूँ, जो कि विश्व भूगोल से आरंभ कर रही हूँ, और तीसरा सामान्य हिंदी के भी मैं क्वेश्चन ला रही हूँ। तो आप उसे अवश्य ही हल करिएगा, क्योंकि उनमें उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हम आते हैं
द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है साथियों, ध्यान दे दीजिए। अब हम देख रहे हैं RO प्री एग्ज़ाम के द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र। इसके लिए आपको समय 1 घंटा मिलेगा और प्रश्न कुल होंगे 60। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो इसमें क्या क्या रहेंगे? 10 आपके विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10, तत्सम तद्भव 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, तो मात्र 6 टॉपिक है। यदि आप टारगेट बनाए प्रत्येक सप्ताह एक एक टॉपिक को पूरा रट लेने का, तो बहुत ही सहजता के साथ आप हर एक टॉपिक या हर एक क्वेश्चन को रट लेंगे साथियों। मैं तो ये कहूँगी साथियों, आप 60 में 60 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाइए। आप ये ना सोचें कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि यदि आप 60 में 60 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाएंगे तो मुख्य परीक्षा में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आप न सिर्फ टॉप करेंगे, बल्कि आपके जो आगे का भविष्य होगा पदोन्नति का, वह भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों। जब मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो मैं हिंदी पर विशेष फोकस किया और प्रतिदिन मैं 1 घंटा हिंदी को पढ़ती ही पढ़ती थी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इवन IAS का मेरा इंटरव्यू, ये क्या कहते हैं कि IAS का मेरा इंटरव्यू था और PCS का मुख्य परीक्षा था। इसके बावजूद मैं 1 घंटा नियमित रूप से समीक्षा अधिकारी का ये पढ़ती रही कि क्या कैसे कैसे क्या एक एक चीज़ रटती रही। ऐसा कोई दिन साथियों नहीं गया कि मैं अपने हिंदी पे कमांड नहीं की, और जिसका परिणाम रहा कि मैं 60 में 60 क्वेश्चन सही भी की और अपने बैच में टॉप स्थान पर भी हूँ। तो साथियों, ये काम आप भी कर सकते हैं और ज़रूर आप में वो क्षमता है, बस आप अपने क्षमता को पहचानें। जिस दिन आप अपनी क्षमता को पहचान जाएंगे उस दिन ही आप सफल हो जाएंगे। और आप सभी की सफलता के लिए सामान्य हिंदी से संबंधित मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को भी ला रही हूँ, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होना है। ठीक, उसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनमें तमाम फैक्ट को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि यदि आप उस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को सामान्य हिंदी का कर लिए तो आपको बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि मैं जो स्वयं अपने लिए बनाई हुई थी नोट्स, उससे भी बेहतर, अर्थात उस नोट्स को तो मैं शामिल की हूँ, साथ में अन्य फैक्ट को भी उसमें शामिल की हूँ, ताकि उन तमाम युवा साथियों को सहयोग मिल सके जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और पुस्तक खरीदने में अक्षम है। अतः उनके दृष्टिगत उस नोट्स को लाया जा रहा है, ताकि वो यदि पुस्तक नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ ले, उनका काम बन जाए। और साथ में आप सभी को बताना है कि सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए आप PN पांडे या व्यवहारिक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सामान्य अध्ययन के तैयारी के लिए आप PN पांडे अथवा व्यवहारिक पुस्तक जो है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये पुस्तक दोनों ही अल्टीमेट है। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। जी हाँ साथियों, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। आप सभी के बीच प्रीवियस क्वेश्चन मेरे द्वारा गुरु मंत्र क्लासेस के माध्यम से लाया जा रहा है, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो प्रीवियस क्वेश्चन को तलाशने में। कई युवा साथी ये बोले हैं कि मैडम क्या मैं 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा तो हो जाएगा, और कई बोल रहे हैं 5 वर्ष का। तो साथियों, आप सभी को बताऊँ, बिल्कुल नहीं, कम से कम 20 वर्ष का प्रीवियस पेपर आपको हल करना ही होगा। जी हाँ साथियों, कम से कम 20 वर्ष का प्रश्न हल करना ही करना होगा। मेरे द्वारा स्वयं आप सभी के बीच 25 वर्षों के प्रश्नों का संयोजन अपने गुरु मंत्र क्लासेस के माध्यम से सामान्य हिंदी की क्लास आप सभी के बीच लाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ UP PCS, IAS, अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में आए सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों को समायोजित किया जा रहा है, बल्कि तमाम परीक्षाओं SSC, रेलवे, बैंक, मतलब जो भी क्वेश्चन वनडे के हैं, जो भी मुझे मिलता है सब उसमें मैं शामिल करके ला रही हूँ, ताकि कहीं से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बस आप ज़रूर अध्ययन कर लें साथियों। एक एक क्वेश्चन आपके भविष्य को निर्धारित करता है, तो इसलिए आप एक क्वेश्चन को भी कम कभी आंकिएगा मत। एक क्वेश्चन आपकी सफलता
के लिए रामबाण साबित होता है। इस वजह से आप हिंदी को कम कदापि न सोचिएगा, बल्कि हिंदी वह मार्ग है जो आपको सफल करेगा। तो आप भूलिएगा नहीं और अभी से रट लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न में विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेष विशेषण, 6 टॉपिक है। किसी भी रूप से ये 6 टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप ये सोच के चले कि मैं 50 और 55 क्वेश्चन सही करूँगा तो निश्चित रूप से साथियों आपका 40 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाएगा। आप टारगेट बनाइए 60 क्वेश्चन करने का, निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा पर। आप प्रारंभिक परीक्षा में जब पास हो जाएंगे तो आपको अवसर दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो मैं आपको सिलेबस बताई हूँ वो एज इट इज आपके मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में रहेगा। अर्थात ये जो प्रारंभिक परीक्षा में आप देख रहे हैं सिलेबस जो अभी व्याख्या की हूँ, भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भारत विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, जनगणना, करेंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक जागरूकता, गणित, ये एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय से पूछा जाएगा और पूर्णांक 120 का होगा, प्रश्न 120 होंगे और समय 2 घंटा आपको मिलने वाला है और यह भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। तो ये चीज़ आप देखें, ठीक। अर्थात यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में पूर्ण परिश्रम कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथियों, यह परीक्षा आप लोगों के भविष्य को उज्जवल गति प्रदान करेगा। अवश्य ही आप सिंसियरली इस परीक्षा को लीजिएगा। अब हम आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। जी हाँ साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो आने वाला है सामान्य हिंदी और आलेखन में। साथियों, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। दूसरा जो क्वेश्चन उसमें रहेगा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणीकरण में सार लेखन। ठीक, इसमें आपको सारणीकरण बनाना होता है, ठीक है, और उसका सार लेखन जिस प्रकार से बनता है सार लेखन वैसे आपको कर देना। इससे संबंधित क्लासेस मेरे द्वारा प्रत्येक रविवार को पत्र लेखन से संबंधित पत्राचार का क्लासेस लाए जा रहे हैं, उसको आप अवश्य ही नियमित रूप से देखिएगा। जो तीसरा है साथियों, तो इसमें आपको 3 पत्र पूछे जाएंगे और आपको शासकीय अर्धशासकीय पत्र में 1 पत्र पूछा जाएगा, दूसरा कार्यालय आदेश या ज्ञाप या परिपत्र में पूछा जाएगा, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने पत्र हैं ये सारे के सारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी द्वारा बोला गया कि मैडम पत्र में कौन से इम्पोर्टेंट पत्र हैं जो परीक्षा में आएगा, तो आपको बताना साथियों इसमें आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। पत्र बहुत कम है, आप ये देख रहे हैं 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र, 4 पत्र, 5 पत्र, 6 पत्र, 7, 8, 9 ही तो पत्र है। कितना है? मात्र 9 पत्र यदि आप तैयार कर लेंगे तो सोचिए कि आपके लिए कितने आप फ़ायदे में रहेंगे। और जबकि मेरे द्वारा आप सभी को लगातार प्रारूप और उसके बारे में सारा कुछ बताया जा रहा है और आप सभी को मैं पत्र लेखन में इतना मास्टर बना दूंगी कि आप सभी को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आप सोचेंगे काश और भी पत्र लेखन आ जाता ताकि इसमें और भी मैं बेहतर मतलब कि अंक प्राप्त कर सकता। तो आप बिल्कुल डरिए ना, मैं धीरे धीरे आप सभी को रविवार को पत्र का क्लासेस ला रही हूँ और जब तक आप लोगों का मुख्य परीक्षा होने वाला रहेगा तब तक आप सभी को मैं मास्टर बना दूंगी पत्र में, बशर्ते आप दिए गए दिशा निर्देश का अवश्य ही अनुपालन करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसी सामान्य हिंदी में परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक। इसके लिए साथियों मैं आपको स्पेशल क्लास लूँगी और उन तमाम शब्दावलियों को दूंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और जो मैं दूंगी बस आप उसी को पढ़ लेंगे, आपका एवं वस्तु हो जाएगा। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
और इसमें आपको बता दूँ अंग्रेज़ी से हिंदी आता है और हिंदी से अंग्रेज़ी आता है और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे परिपत्र का ही आ जाएगा, ठीक, तो सर्कुलर हो जाएगा, रिमाइंडर का आ जाएगा तो अनुस्मारक हो जाएगा। तो मतलब इतने ईजी आते हैं कि आप सोच के दंग रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 100 में 100% क्वेश्चन सही करें। इस वजह से मैं उन तमाम शब्दावलियों को लाऊंगी जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप गंभीरता के साथ अध्ययन करिएगा। ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा परिश्रम आप सभी की सफलता के लिए किया जा रहा है और आप है कि दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से यही बार बार कहना है कि यदि आपको अपने लक्ष्य में सफल होना है, जी हाँ साथियों, यदि आपको अपने लक्ष्य में सफल होना है तो आप मार्ग गलत न चुनिए, बल्कि मार्ग वही चुनिए जो आपको सही राह दिखाए और सही राह पर चलने पर अवश्य ही आप सफल होंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही सतत परिश्रम करें, अभ्यास करें, जो भी टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसको आप करें, पूर्व के जितने क्वेश्चन है उसको लगातार बार बार आप करें। आंसर राइटिंग अर्थात निबंध लिखने का प्रैक्टिस बराबर आप करते रहें। हर रविवार को मेरे द्वारा निबंध लाया जा रहा है, उसको आप ज़रूर लिखने का प्रयास करें। और दूसरा चीज़, अब ये 5वें टॉपिक पे मैं आती हूँ। 5वां टॉपिक है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियों के लिए आप पीएन पांडे अथवा व्यवहारिक पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे द्वारा सभी टॉपिक पर मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही विस्तार से क्लास होने वाला है और पूरा मैं प्रयास करूंगी कि उनमें उन सभी फैक्ट को मैं शामिल करूं, उन तमाम विषय सामग्री को शामिल करूं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और मैं बार बार बोल रही हूं कि ये जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाया गया है वह उन बच्चों के लिए लाया गया है जो किताब नहीं खरीद सकते हैं और सफल होना चाहते हैं, और यदि वो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे ही होंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटर ज्ञान पर। कंप्यूटर ज्ञान के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरिहंत का एक पतला सा कंप्यूटर ज्ञान का किताब आता है, उसको आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस टॉपिक पर भी मेरे द्वारा क्लास लाए जाएंगे, लेकिन आपसे यही कहना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज़, अरिहंत का जो बता रही हूँ पतला सा एक किताब आता है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, उसको पढ़ लेंगे तो आप सफिशिएंट है, सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं खंड 2। साथियों ध्यान रखिए, मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक के बारे में बताई। जी हाँ साथियों, मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक बताई कि सामान्य हिंदी से द्वितीय प्रश्न पत्र में 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष से विशेषण और एक और बताई थी पर्यायवाची। और यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा में 5 टॉपिक एज इट इज शामिल कर लिया गया, बस एक टॉपिक को हटाया गया पर्यायवाची। अर्थात आप यदि प्रारंभिक परीक्षा में उन टॉपिक को ढंग से तैयार कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और यह भी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अर्थात 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प पर आपको टिक करना है। तो साथियों, आप जरूर अभी से लग जाइए तैयार करने में। मेरे द्वारा जो गुरु मंत्र क्लासेस लाए जा रहे हैं पूर्व प्रश्नों से संबंधित, उसका आप अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि वो 25 वर्षों के प्रश्नों का समायोजन है। तो आप ज़रूर 3 से 4 बार उसको आप रटें और प्रत्येक दिन आप 1 घंटा हिंदी ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध पर। आप में से कई युवा साथी पूछ रहे हैं कि क्या मैडम निबंध का जो विषय होता है तृतीय प्रश्न पत्र, क्या वो अंग्रेजी में लिखा जा सकता है? तो आप सीधे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हिंदी निबंध, अर्थात आपको हिंदी में निबंध लिखना होगा, ठीक है। आपको जो 3 निबंध लिखना है वो हिंदी में लिखना होगा, लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो। निबंध हिंदी में लिखना बहुत ईजी है, बस आप प्रयास करिए। वैसे भी हमारी मातृभाषा
हिंदी है, इसलिए हम सभी को बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ साथियों, मैं प्रत्येक रविवार को आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक एक ज्वलंत मुद्दों पर निबंध लेकर आ रही हूँ। आप उसका अवश्य ही अभ्यास करें, लिखकर 2-3 बार पढ़ें। अपने आप लेखन में आपका सुधार आ जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि निबंध कैसे शुरू करें, कैसे अंत करें, निबंध के बीच में कौन कौन से ऐसे पोर्शन हो और क्या क्या हमें उसमें लिखना है, कितने लाइन पर कौन सा पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, कैसे प्रत्येक 7-8 लाइन पर हम एक अगले पैराग्राफ को हम शुरू करें, कैसे हम अपने निबंध को और भी बेहतर बनाएं। उन तमाम प्रकार की विशेषताओं से लबरेज मैं निबंध आप सभी को बताती हूँ। तो आप अवश्य ही प्रत्येक रविवार को जो मेरे द्वारा निबंध के क्लासेस आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको ज़रूर आप देखेंगे, सुनेंगे और अभ्यास भी करेंगे और प्रत्येक सप्ताह आप एक निबंध ज़रूर लिखेंगे। और हर्ष के साथ बताना है कि आप बेहतर से बेहतर निबंध लिखिए। जिस दिन हर 10 निबंध क्लासेस के बाद मेरे द्वारा एक निबंध का कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा और उसमें आप सभी के निबंध को आमंत्रित किया जाएगा और जो बेहतर 10 निबंध होगा उसको आप सभी के बीच इसी YouTube चैनल के माध्यम से लाया जाएगा, बताया जाएगा कि यह बेहतर क्यों है। ठीक है, तो आइए जानते हैं तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के संबंध में, सामान्य निबंध के संबंध में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में आपको 3 निबंध लिखना है। शब्द सीमा 600 शब्द है। तो आप देख रहे हैं इस निबंध में शब्द सीमा 600 शब्द है। 3 भाग होंगे, प्रत्येक भाग से आपको एक निबंध को लिखना है। ये नहीं है कि आप प्रथम भाग से तीनों निबंध लिख देंगे। आप देख रहे हैं प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। इन तीनों भागों से आपको एक एक निबंध का चयन करना है। ठीक है, प्रथम भाग साहित्य संस्कृति से रिलेटेड होगा। ये आप देखिए, प्रथम भाग साहित्य संस्कृति से रिलेटेड होगा, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड होगा, राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड होगा। ठीक, और जो द्वितीय भाग है वह संबंधित होगा साथियों विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार। और जो तृतीय होगा वो होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ठीक है, तो आप 3 निबंध आपको लिखना है और तीनों निबंध कैसे लिखना है, तीनों निबंध का शुरुआत कैसे करना है, कैसे उस निबंध की संपन्नता करना है, कैसे उस निबंध के बीच में कैसे पोर्शन को लिखना है, किन किन तथ्यों, किन किन विषय सामग्री से आप अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं, इसके संबंध में भी मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लिए जा चुके हैं। और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइए और देखिए कि 3 निबंध लिखने के लिए आप क्या नियम अपनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 निबंध आपको लिखना है। और निबंध परीक्षा में पूछे जाने की एकमात्र कारण होता है व्यक्तित्व परीक्षण करना। जी हाँ साथियों, निबंध को शामिल करने के एकमात्र उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का परीक्षण करना कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्या आप शासन प्रशासन के योग्य अधिकारी बन सकते हैं, उसके हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या आपके भीतर समस्याओं को दूर करने की क्षमता विद्यमान है या नहीं है, आप किसी प्रकरण को कैसे बेहतर तरीके से जानते हैं, और क्या आप भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में अवगत हैं या नहीं अवगत हैं, क्या आप जागरूक पर्सन हैं या नहीं हैं। इन सभी तथ्यों की जानकारी निबंध के माध्यम से की जाती है। तो साथियों, आप जरूर तीनों निबंध 3 प्रकार से आप जरूर लिखेंगे। पहला निबंध यदि आप एक लाइन से आरंभ करते हैं, जैसे शिक्षा का मैं आपको बताई थी कि शिक्षा वह माध्यम है जिस पर चलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं, जैसे खंड 1 में जैसे आप स्टार्ट किए तो खंड 1 में एक लाइन से स्टार्ट, कोटेशन से आप स्टार्ट कर दिए। खंड 2 में जो आप स्टार्ट ये कर दीजिए कि वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा सबसे ज्वलंत मुद्दा है, ये दूसरा हो गया। तीसरे खंड में आप तीसरे प्रकार से निबंध से स्टार्ट करिए, क्या शिक्षा बिना
वास्तविक विकास संभव है? अर्थात प्रश्न से स्टार्ट करें और प्रश्न का फिर लगातार आप उत्तर देते जाइए। ठीक, 3 निबंध 3 रूप से आप लिखेंगे और क्या क्या उनमें विशेषताओं का समायोजन करेंगे, उससे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप सभी को मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, क्योंकि आप सभी द्वारा कमेंट किया जाता है कि मैडम निबंध तो आप बता दिए हैं लेकिन 3 निबंध लिखेंगे कैसे। तो ये सब चीज़ें जानने से पहले आप एक बार ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट में देखिए कि क्या क्या वीडियो बना है, उनको आप जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या। और इसी के लिए, निबंध के लिए मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी हूँ ताकि आप सभी को ढूंढने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और जो भी सुझाव, जो भी समस्या हो, बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी के हितों के संरक्षण करना। और ये चैनल आप लोगों का चैनल है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है आप सभी को आत्मनिर्भर, देश के प्रतिष्ठित सेवा में आप सभी को सफलता दिलाना है। तो जो भी आप सभी को समस्या हो, बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर उस समस्या को से समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो साथियों, आज आपने जाना समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के संबंध में, लेकिन जाते जाते पुनः मैं एक बार निबंध के बारे में आप सभी को बता दूं कि आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है कि मैडम निबंध की तैयारी मैं कैसे करूं। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि आप ये जो मासिक पत्रिका आता है योजना कुरुक्षेत्र, उसको आप नियमित रूप से अध्ययन करें। जी हाँ साथियों, योजना कुरुक्षेत्र है, उसको आप नियमित रूप से अध्ययन करें। दूसरी तरफ मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं निबंध से संबंधित, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस टॉपिक से संबंधित आप योजना पढ़ लीजिए, अर्थात एक एक टॉपिक पर योजना आता है। ठीक है, योजना पत्रिका का नाम है। ठीक, तो आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, बजट, भारतीय कृषि, पंचायती राज, भारत का लोकतंत्र, ये सब जो विषय बता रही हूँ, तो एक स्पेसिफिक पत्रिका ही योजना पे आ जाता है। तो हर पत्रिकाओं को आप एक जगह किनारे कर लीजिए, फिर एक एक पेज में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो उसको आप बना लीजिए, ताकि जब परीक्षा आपका आरंभ हो तो कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये रणनीति यदि आप बनाएंगे तो अवश्य ही आप सफल होंगे। तो आज आपको मैं बताई, साथ में और भी बता दूं, समाचार पत्र का जो संपादकीय पेज होता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि आप सब आलतू फालतू कुछ भी पढ़ लिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसका निर्धारण आप स्वयं करेंगे। और आप सभी के पास समय बिल्कुल नहीं है, और अपने बहुमूल्य समय में आप बहुमूल्य विषय सामग्री को ही पढ़ें, क्योंकि समय निर्धारित करता है आपकी सफलता को। जी हाँ साथियों, समय निर्धारित करता है आपकी सफलता को, और सफलता निर्धारित होता है आपके परिश्रम से। और आपका परिश्रम ये तय करता है कि आप किस दिशा में परिश्रम करके आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वही पढ़ें, उसी पर मेहनत करें जिससे आप सफल हो सके। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप लोगों को जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं प्रयास करूँगी आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए, इसी आशा के साथ कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होंगे, बल्कि आप बेहतर रैंक भी पाएंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।